हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी इकोनॉमिक्स बीईसीसी 131 के खंड 1 में इकाई 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय देते हुए अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसाधनों की दुर्लभता के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं के सक्षम कुछ आधारभूत समस्याएं आती है। उन्हें अपनी सामाजिक आर्थिक रचनाओं की परिधियों में उनका समाधान तलाश करना होता है। ये केंद्रीय समस्याएं हैं, जिसमें पहला हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था के पास आवश्यक चीजों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, अतः इसे यह निर्णय करना ही पड़ता है कि क्या उत्पादन करे और क्या नहीं करे। कुछ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होने का अर्थ है समाज की उन वस्तुओं को पाने की इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। इस प्रकार किन आवश्यकताओं की संतुष्टि की जानी है और किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाना है, ये सभी निर्णय परस्पर संबंधित रहते हैं और इन्हें समन्वित रूप से ही लिया जाता है। इस प्रकार हम संसाधनों को आवंटन कहते हैं। यदि कुछ संसाधन वस्तु X के उत्पादन में लगा दिए जाते हैं तो उनका परिणाम निश्चित रूप से Y के उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसी समस्याओं को हम उत्पादन संभावना वक्र के विचार द्वारा सहज ही समझ सकते हैं। उस अवधारणा पर हम भाग आइए नेक्स्ट देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। यह उत्पादक संसाधनों के विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवंटित की ही समस्या है। अधिक सटीक रूप से जब अर्थव्यवस्था वस्तु के X के उत्पादन का निर्णय कर लेती है तो उसे यह भी निर्धारित करना होगा कि इसके उत्पादन में कितनी भूमि, कितनी पूंजी और कितने श्रम आदि को लगाया जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप कुछ भी हो, प्रत्येक उद्योग में विभिन्न संसाधनों के सटीक अनुपातों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। यह अनुपात ही उक्त वस्तु के उत्पादन की एक तकनीक कहलाता है। ऐसे पदार्थ हैं जिनके उत्पादन में पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है। ऐसी उत्पादन तकनीक को हम श्रम गहन या श्रम बहुल तकनीक कहते हैं। दूसरी ओर यदि उत्पादन में पूंजी का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह पूंजी गहन तकनीक के प्रयोग का एक उदाहरण लिया जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन की तकनीक के चयन के समय उत्पादों को वैकल्पिक आदानों की कीमतों और उत्पादिता पर विचार करना होगा। आमतौर पर वह श्रम और पूंजी के कई संयोजनों का प्रयोग कर सकता है। वह ऐसे संसाधन संयोजन का चुनाव करता है जिससे लागत न्यूनतम हो और जो उसे अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके। उसके यह निर्णय दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, श्रम और पूंजी की सापेक्ष कीमतें और दूसरा, इन दो आदानों की सापेक्ष उत्पादन क्षमता। आइए नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। समाज में परिवारों और व्यक्तियों की बहुत विशाल जनसंख्या होती है। उपभोग वस्तुएं और सेवाओं का सारा उत्पादन केवल उन्हीं की आवश्यकताओं पूरी करने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः सभी वस्तुओं सेवाएं उन व्यक्तियों परिवारों के बीच विभाजित की जानी है। यहाँ समस्या यही है कि प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को उन वस्तुओं और सेवाओं को कितनी कितनी मात्राएं में दी जानी चाहिए। हम इस आवंटन वितरण के लिए कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्था का गठन बाजार के नियमों के अनुरूप किया गया है तो समाज के सदस्यों के आय अंशों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में सभी संसाधनों पर किसी न किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है। उन संसाधनों की भी किसी सामान्य वस्तु की भांति बिक्री हो सकती है या उन्हें भाड़े पर लिया जा सकता है। प्रत्येक उत्पादन संसाधन की कीमत का निर्धारण बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। इसका प्रयोग करने के इच्छुक वस्तु उत्पादक को इसकी कीमत इसके स्वामी को चुकानी पड़ती है। वह संसाधन स्वामी की उसकी बाजार में आपूर्ति करने या उसे अपने भंडार में ही रखने को स्वतंत्र होता है। इस प्रकार
समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आय इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने विभिन्न संसाधनों की कितनी मात्राओं की और किन कीमतों पर बाजार में आपूर्ति करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समृद्धि की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अधिक आय का सृजन करने के लक्ष्य से अपनी पूंजी भंडार को संवर्धित करना चाहती है, क्योंकि यह पूंजी भंडार उसकी उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। समाज अपनी सृजित आय को दो सृजित आय को दो प्रयोग कर सकता है, उपभोक्ता और बचत। अतः y बराबर C प्लस एस यानी उपभोक्ता प्लस बचत। यह बचत समाज में पूंजी के भंडार को बढ़ाने वाले निवेश के लिए वित्त स्रोत का काम करती है। अतः समस्त आय में से उपभोग के स्तर को सीमित करते हुए बचत के अंश की वृद्धि पर बल दिया जाता है। यह पूंजी निर्माण में सहायक होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं के बीच चयन। तो सबसे पहले निजी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सुलभता को कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जा सकता है। उदाहरण, जो व्यक्ति किसी वस्तु की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हो वही उसे पाने का अधिकारी होता है। वस्तु की ऐसी विशेषता जिसके आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को उसके प्रयोग से वर्जित किया जा सकता है, यानी बहिष्कृति का नियम कहलाती है। अतः जो व्यक्ति वस्तु की कीमत नहीं चुकाना चाहते अथवा नहीं चुका पाते, वे उसके उपयोग या उपभोग से वंचित रह जाते हैं। अतः वस्तु का प्रयोग विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभाजित रहता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कीमत निर्धारित हो सकती हो तथा जिसका प्रयोग किन्हीं चुने हुए व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जा सके, निजी पदार्थ कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक पदार्थ। जिन पदार्थ वस्तुओं की उपलब्धता को चुने हुए व्यक्तियों तक सीमित रख पाना संभव नहीं रहता है, उन्हें सार्वजनिक या सामाजिक पदार्थ कहा जाता है। इनकी कीमत इतनी नहीं रखी जा सकती है कि कुछ व्यक्ति उनके प्रयोग से पूरी तरह वंचित रह जाएं। इस प्रकार इन वस्तुओं में अविभाज्यता का गुण आ जाता है। ऐसी सर्वजन सहाय सेवा का एक अच्छा उदाहरण हो तो सुरक्षा सेवाएं ही हैं। जब विदेशी आक्रमण से किसी देश की रक्षा की जाती है तो वास्तव में प्रत्येक देशवासी को सुरक्षा प्रदान होती है। सीमित संसाधनों वाली अर्थव्यवस्था सभी निजी एवं सार्वजनिक पदार्थों का पर्याप्त परिणाम में उत्पादन नहीं कर सकती है। इसे इनके किसी अभीष्ट संयोजन का उत्पादन का प्रयास करना अवश्य होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विशेष गुण वस्तुओं के उत्पादन की समस्या। जिन वस्तुओं सेवाओं का उपभोग समस्त समाज के सदस्यों के लिए अत्यंत वांछनीय माना जाता है, उन्हें हम विशेष गुण पदार्थ कहते हैं। इन विशेष गुण पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके उपभोग से न केवल इनका प्रयोगकर्ता लाभान्वित होता है, बल्कि उपयोग न करने वाले को भी लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुशिक्षित और स्वस्थ है तो इससे पूरे समाज को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुंचता है। इसी कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की विशेष गुण सेवाएं कहा जाता है और यही वांछनीय माना जाता है। समाज के सभी सदस्य सुशिक्षित एवं स्वस्थ हो, विशेष गुण पदार्थों का उपभोग सारे समाज को लाभ पहुंचता है और उसके दक्षता एवं क्षेम के स्तर को उन्नयन करता है। अतः समाज को यह निर्णय करना ही होगा कि यह किस सीमा तक ऐसे विशेष गुण पदार्थों का उत्पादन एवं उपयोग करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।